So guys, welcome back to the next video. So in last video, that is in part 28, we have discussed about hash code method, strings method and equals method. So in today's video, we will be discussing about completely about strings. Okay. So what is meant by string and why it is immutable, the most famous question of all interviews. And after that, what is constant memory and what is variable type of memory. And after that, at the end, I will be discussing about क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं लाइक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में और स्ट्रिंग बफर के बीच में. इसके बाद हम थोड़े से मेथड्स देख लेंगे जो कि हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर. सो इन सभी चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूँगा गाइस. एंड बेसिकली वीडियो को कम्प्लीटली देखना है. और इससे पहले अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, सो बेसिकली जावा का कंप्लीट सीरीज चल रहा है गाइस. एंड 28 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सो दिस इज 29th वन. Okay, so that's it. And today, as I already mentioned, string के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So string is a predefined final class present in java.lang.package. So string एक predefined final class है. Final मतलब इस class को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट. So final class मतलब हम इनहेरिट कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते. तो that is the meaning of final class. और सिर्फ हम उसको यूज कर सकते हैं. Okay, so since string is a final class, we cannot inherit string classes. So string objects are immutable in nature. तो ये बात अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी. तो string अगर एक फाइनल क्लास है तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकेंगे, और अगर इनहेरिट नहीं कर सकते तो उसको हम ओवरराइड भी नहीं कर सकते. सो इसके चलते स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल इन नेचर कहते हैं. मतलब एक बार हमने एक स्ट्रिंग बना दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट. सो दैट इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब होता है गाइस चेंज नहीं करना. इन द सेंस आपने एक स्ट्रिंग एस इक्वल टू, ठीक है, तो स्ट्रिंग मतलब मान लो एस एक स्ट्रिंग है, वहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर दिया कि इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, ए बी सी. ये जो वैल्यू है इसको असाइन कर दी. इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसमें से सी हटा देंगे और सिर्फ ए भी रख देंगे. ऐसे स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल. लेकिन अगर स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर की आप बात करेंगे तो वो म्यूटेबल है. इन द सेंस आप इसमें से सी को हटा सकते हैं या फिर ए को भी काट सकते हैं, बी का भी सिर्फ बी को चाहे तो रख सकते हैं. मतलब चेंजेस अगर कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेबल. म्यूट मतलब चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता. स्ट्रिंग यहाँ पे इम्यूटेबल है, इसी के लिए इन्होंने स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर्स को बनाया जो कि म्यूटेबल है, जो कि इसकी कमी को पूरा करेंगे. उसको हम आगे जान लेंगे गाइस. फाइन. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है देखिए. स्ट्रिंग इज आल्सो रेफर्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द डिफॉल्ट वैल्यू इज नन. सो बेसिकली स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्योंकि उसको हम क्लास के अंदर यूज करते हैं और इसका जो है नेम यहाँ पे यूज होता है, राइट. तो उसके बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाइक इसका जो वैल्यू होता है गाइस, डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है. फॉर एग्जांपल अगर इंट है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो 0.0 होता है. इन द सेम वे इसका भी वैल्यू क्या होगा, नल होगा. मतलब आपने एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया, स्ट्रिंग यस करके इसको इतना ही छोड़ दिया सेमीकोलन से टर्मिनेट करके. अगर आपने इसको कुछ नहीं असाइन किया तो ये ऑटोमेटिकली नल असाइन कर लेगा. मतलब इसमें खाली जगह, इसमें कुछ भी नहीं अप्लाई या फिर स्टोर किया गया है, कुछ इस तरह से. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रिंग कैन आल्सो बी रेफर्ड एज सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एनी क्लास टाइप इज नल. और डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एनी क्लास टाइप ऑफ स्ट्रिंग को नल ही होता है, सेम थिंग. ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे आती है चीज गाइस, लाइक कौन से इंटरफेसेस को स्ट्रिंग जो है इम्प्लीमेंट करता है, राइट. सो द फर्स्ट इंटरफेस विच स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट्स इज सीरियलाइजेबल. सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है गाइस जिसको स्ट्रिंग क्लास में हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इन द सेंस उसको इनहेरिट करते हैं और उसके बाद उसको ओवरराइड करके जो भी हमें काम करना है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है. उसके बाद कंपेरेबल, जो कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए कंपेरेबल मेथड इंटरफेस को भी यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है. और उसके बाद कैर सीक्वेंस मेथड को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है. तो जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग क्लास में कौन से इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो 3 इंटरफेसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है. एक पहला है सीरियलाइजेबल,
कंपेरेबल एंड कैरेक्टर सीक्वेंस। सो सभी स्ट्रिंग को रिलेटेड है गाइस। सीरियलाइजेबल यूज होता है स्ट्रिंग में, कंपेरेबल जो कि कंपेयर करने के लिए, कैरेक्टर सीक्वेंस जो कि स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर्स को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टू वेज। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, दो वेज होते हैं गाइस बेसिकली। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो दो मेथड्स में हम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है एज अ लिटरल। तो यहाँ पे आप ये पहला मेथड देख रहे हैं गाइस, एज अ लिटरल। यहाँ पे लिटरल इन द सेंस विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर। एक होता है न्यू ऑपरेटर के साथ इसको क्रिएट करना और दूसरा होता है विदाउट यूजिंग एनी न्यू ऑपरेटर। तो अगर न्यू ऑपरेटर के साथ हम यूज करेंगे तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे जावा हमने लिखा, ये न्यू ऑपरेटर के साथ होता है गाइस। लेकिन ऐसे ही हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली हम इसको स्ट्रिंग, मतलब इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग, उसके बाद एस एक रेफरेंस वेरिएबल है और उसके बाद जावा जो है हम उस रेफरेंस वेरिएबल में, मतलब उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके वहां से इसका मेमोरी एड्रेस एस में दे रहे हैं, राइट। सो ये लिटरल, मतलब न्यू कीवर्ड अगर यूज नहीं हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ लिटरल बोलेंगे। अगर न्यू कीवर्ड यूज होता है तो उसको हम जस्ट यूजिंग न्यू कोई वर्ड बोलते हैं, और न्यू ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी सेम थिंग, जावा दोनों में सेम ही है गाइस, लेकिन सिर्फ एज अ लिटरल और एज अ न्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स होते हैं। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इनसाइड अ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड एज स्ट्रिंग पूल। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है कि जो भी स्ट्रिंग्स हम क्रिएट करते हैं वो एक मेमोरी लोकेशन में, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, और उस मेमोरी लोकेशन को हम स्ट्रिंग पूल बोलते हैं। मतलब एक स्ट्रिंग का समूह कह सकते हैं, और स्ट्रिंग का ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग पूल। तो पर्टिकुलरली जेवीएम थोड़ी सी मेमोरी रिजर्व रखता है जो कि सिर्फ स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है, तो उसको स्ट्रिंग पूल बोलते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग पूल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कांस्टेंट पूल एंड नॉन कांस्टेंट पूल। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पूल जो कि मेमोरी होती है उसमें भी दो टाइप होते हैं गाइस। एक होता है कांस्टेंट पूल और दूसरा होता है नॉन कांस्टेंट पूल। अब कांस्टेंट पूल कब यूज होगा, अब नॉन कांस्टेंट पूल कब यूज होगा, इसके बारे में आप फर्दर जब हम थोड़े 4-5 मिनट में जान लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आपको जस्ट बेसिक आइडिया रखना है कि स्ट्रिंग पूल में दो टाइप है, एक होता है कांस्टेंट पूल और दूसरा होता है नॉन कांस्टेंट पूल। अब इसका भी मतलब क्या है गाइस, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। कांस्टेंट पूल मतलब ये जो मेमोरी है उसमें जो भी हम स्टोर करते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, और नॉन कांस्टेंट पूल मतलब जो भी हम स्टोर कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। अब नॉन कांस्टेंट पूल जो है स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के साथ यूज होगा, और कांस्टेंट पूल जो है सिर्फ खाली स्ट्रिंग के साथ यूज होने वाला है। कैसे यूज करेंगे इसको हम आगे जान लेंगे, राइट। सो उसके बाद देखिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड एज अ लिटरल विल गेट स्टोर्ड इनसाइड कांस्टेंट पूल एंड कांस्टेंट पूल डज नॉट अलो डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा अभी, राइट। तो जो भी हम लिटरल के तौर पे यूज करते हैं या फिर बनाते हैं उसको कांस्टेंट पूल में स्टोर किया जाता है। लिटरल मतलब न्यू, विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड। स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो कौन से मेमोरी में स्टोर होगा, कांस्टेंट पूल वाली मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट पूल की खासियत है कि उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है गाइस, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज को मैं स्टोर नहीं कर सकता। एक बार मैंने स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा ऐसे स्टोर कर दिया, फिर से मैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा फिर से, या फिर स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू जावा फिर से मैं स्टोर नहीं कर सकता, उसको अलाउ नहीं करता। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। ओके, सो अब ये हो गया गाइस कांस्टेंट पूल में क्या होगा, जो भी न्यू कीवर्ड विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड, मतलब जो भी लिटरल के तौर पे हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं वो वाला कांस्टेंट पूल पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर विल गेट स्टोर्ड इनसाइड नॉन कांस्टेंट पूल एंड नॉन कांस्टेंट पूल अलोज डुप्लीकेट्स। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको अभी पता चल गया है कि जो भी न्यू कीवर्ड अगर हम नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे नॉन कांस्टेंट पूल में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कांस्टेंट पूल में हम डुप्लीकेट्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो समराइज करना चाहूँगा तो मैं, ओके, सो जब भी हम कोई स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो वो स्पेशल एरिया में स्टोर होता है, उसको हम स्ट्रिंग पूल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कांस्टेंट पूल और उसके बाद नॉन कांस्टेंट पूल।
अब कांस्टेंट पूल में क्या होता है, नॉन कांस्टेंट पूल में क्या हो सकता है। कांस्टेंट पूल में जब भी हम लिटरल के तौर पे मतलब विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे तो कांस्टेंट पूल में स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। अगर हम न्यू कीवर्ड के साथ एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो नॉन कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है और वहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड है। तो ये क्विक समरी थी कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट पूल के बारे में। अब इसको डायग्रामेटिकली भी हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से देखिए गाइस, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट है यहाँ पे, ओके। तो दो पार्ट यहाँ पे पार्टीशन किया गया है। तो स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा, अगर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा तो ये क्या है गाइस, एज अ लिटरल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया। अगर न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया है तो ये कांस्टेंट पूल में आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट पूल ऊपर का है गाइस। अब कांस्टेंट पूल में मैंने जावा को स्टोर कर दिया, राइट। तो अब स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखिए मैं दूसरे केस में यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन द सेंस ये कांस्टेंट पूल में नहीं जाएगा, नॉन कांस्टेंट पूल में जाएगा। तो नॉन कांस्टेंट पूल जो है नीचे का, इसको मैं रेड से यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो ये देखिए मैंने जो भी रेड कलर में लिखा है ये नॉन कांस्टेंट पूल है। तो यहाँ पे टॉम स्टोर हो गया और यहाँ पे जावा स्टोर हो चुका है। अब फिर से जब इन द सेंस मैं और एक स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ जो कि स्ट्रिंग s3 है और उसमें फिर से अगर मैं जावा को स्टोर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि s1 का रेफरेंस तो आ गया, मतलब ये जो s1 था ये मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है जो कि जावा का मेमोरी एड्रेस ले रहा है। उसके बाद जब मैं स्ट्रिंग s3 को क्रिएट किया जो कि सेम कंटेंट है उसमें भी जावा, तब फिर से कंटेंट को यहाँ पे और एक बार यहाँ पे स्टोर नहीं किया जाएगा और एक जावा यहाँ पे स्टोर नहीं होगा गाइस। खाली क्या करेंगे कि ये जो s3 वेरिएबल है इसको भी इसी का रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें भी जावा है और इसमें भी जावा है, तो डुप्लीकेट तो स्टोर नहीं करेगा। डुप्लीकेट नहीं स्टोर करेंगे तो जावा का जो रेफरेंस है इन दोनों को दे देते हैं, s1 को भी दे देंगे और s3 को भी दे देंगे। मतलब कंपाइलर इंटरनली करता है ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके चलते इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे इस तरह का इंटरनली वर्किंग होता है गाइस कंपाइलर का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस में जहाँ पे विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड अगर मैं फिर से टॉम को क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग s4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे टॉम क्रिएट किया था, फिर से टॉम क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए s1 का तो इसको रेफरेंस दे दिया गया था, लेकिन इसी को सेम रेफरेंस नहीं देता है, डुप्लीकेट्स अलाउड है। तो ये फिर से दूसरा मेमोरी लोकेशन में टॉम को स्टोर करेगा और उसका एड्रेस जो है s4 को दे देता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पूल में ये कांस्टेंट पूल है गाइस, ओके। तो ये कांस्टेंट पूल रहा और ये नॉन कांस्टेंट पूल एनसी। तो इसमें डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड है। एज अ लिटरल अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट पूल में स्टोर होगा और यहाँ पे जो है नॉन कांस्टेंट पूल में लिटरल्स अगर मतलब न्यू कीवर्ड अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है और यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड है। सो दिस इज ऑल अबाउट बस थोड़ा सा थ्योरी, राइट। तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए, ओके गाइस। सो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आती है, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे कुछ हमने नोट्स लिखे गए हैं। तो नोट्स इन द सेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाले पॉइंट को नोट में मैंने लिखा है गाइस। अब नोट क्या कहता है, स्ट्रिंग क्लास आल्सो इम्प्लिसिटली इनहेरिट्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड हैज ओवररिडन 3 मेथड्स। तो पिछली वीडियो में जो कि टू स्ट्रिंग इक्वल्स और हैश कोड मेथड को हमने डिस्कस किया था, जो कि द सेम मेथड्स है जिनको हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ये सभी जो है ऑब्जेक्ट क्लास में रहते हैं गाइस। ऑब्जेक्ट क्लास सभी क्लासेस में इनहेरिट होता है क्योंकि इसको सुपरमोस्ट क्लास कहा जाता है, राइट। तो जेवीएम सभी क्लासेस में इसको इनहेरिट करवा देता है, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास आल्सो इम्प्लिसिटली इनहेरिट्स, मतलब इम्प्लिसिटली मतलब जेवीएम ही इनहेरिट कर देता है कि स्ट्रिंग क्लास भी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। और इसमें 3 मेथड जो थे, टू स्ट्रिंग, हैश कोड और इक्वल्स मेथड, इन तीनों को ओवरराइड किया गया है टू स्ट्रिंग मेथड में। तो ओवरराइड करके इसकी फंक्शनलिटी कैसे चेंज की गई है उसको ध्यान दिएगा इस, मतलब हमने ओवरराइडिंग बेसिकली हम क्यों कहते हैं कि से कुछ इम्प्लीमेंटेशन अगर हमको चेंज करना है तो ओवरराइडिंग की जाती है। तो टू स्ट्रिंग मेथड जो है यहाँ पे देखिए, टू स्ट्रिंग मेथड पर क्या किया गया है, टू स्ट्रिंग मेथड वाज सपोज टू रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इन क्लास और इन स्ट्रिंग क्लास टू स्ट्रिंग मेथड इज ओवररिडन टू रिटर्न द सेट ऑफ कैरेक्टर्स और डेटा। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि टू स्ट्रिंग मेथड को
स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर उसको हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो इनहेरिटली और इम्प्लिसिटली उसको क्या लिखा गया है कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू फुली क्वालिफाइड क्लास नेम एट द रेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। मतलब मेमोरी एड्रेस को डिफाइन करता है। और उसके बाद हैश कोड मेथड क्या करता था गाइस, वाज सपोज टू रिटर्न अ यूनिक रैंडम नंबर बट इन स्ट्रिंग क्लास इट इज ओवर रिटर्न टू रिटर्न आस्की वैल्यूज। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। हैश कोड इंटरनली, मतलब अगर ओवरराइड नहीं करेंगे तो उसका काम क्या था कि एक रैंडम नंबर और रैंडम हैश कोड देना था ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसको ओवरराइड करके ऐसे मॉडिफाई किया गया है टू मतलब स्ट्रिंग क्लास में कि वो अभी ASCII वैल्यूज देता है। इन द सेंस ए अगर हम पास करेंगे तो उसका ASCII वैल्यू 65 दे देगा, ठीक है। तो इसके चलते ASCII वैल्यू दे देगा अभी हैश कोड। उसके बाद इक्वल्स मेथड क्या करता था गाइस, इक्वल्स मेथड वाज सपोज टू कंपेयर द एड्रेस और reference of two objects in the string class but it is overridden to compare the content of two objects। so basically अगर equals method को हम override नहीं करेंगे तो उसका काम होता है कि जो मेमोरी एड्रेस होता है दो ऑब्जेक्ट्स का उसको कंपेयर करना और उसको चेक करना कि क्या सेम है या फिर नहीं, लेकिन उसको भी स्ट्रिंग क्लास में ओवरराइड करके ऐसा बना दिया गया है कि वो अभी कंटेंट को मतलब कंपेयर करेगा, एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग इन दोनों का कंटेंट सेम है या फिर नहीं, इसको चेक करता है गाइस, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग क्लास में तीन मेथड्स को यहाँ पे ओवरराइड किया गया है। पहला होता है टू स्ट्रिंग मेथड, दूसरा हैश कोड मेथड और तीसरा इक्वल्स मेथड। तो इन सभी का फंक्शनलिटी हमने जान लिया कि क्या कुछ यहाँ पे करता है। अब इसी चीज को मैं प्रोग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ गाइस, ठीक है। तो उसको समझने से और यहाँ पे हाउ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर और एक्सप्लेन स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम बाद में देख लेंगे, राइट। सबसे पहले एक्लिप्स में चलेंगे और यहाँ पे जो इतने हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, लाइक कांस्टेंट पूल होता है, नॉन कांस्टेंट पूल होता है, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इम्यूटेबिलिटी क्यों होती है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, उसको अच्छे से समझ लेंगे। फाइन। सो अभी मैं यहाँ पे यस एक्लिप्स को ओपन कर देता हूँ गाइस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो तीन मेथड्स को ओवरराइड किया गया था उसकी वर्किंग के लिए। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट पैकेज बनाया है स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, और उसमें एक नया क्लास बना लेता होगा इस, और यहाँ पे न्यू पे गया और हमने क्लास सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्लास का नाम लेट अस से स्टूडेंट दे देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट सेम पैकेज और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा नया क्लास बन चुका है, इसको मैं जूम इन करता हूँ और यहाँ पे बना बनाया मेन मेथड आ चुका है। फाइन गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट है इसका नया क्लास बना लेते हैं, मतलब मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड और इक्वल्स मेथड, इनको अगर ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या होता है, उसके बाद और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ओवरराइड करेंगे इसको और वहाँ पे आउटपुट क्या आता है, इसका कंपैरिजन, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है इसको कंप्लीटली यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाला होगा इस। ओके, तो ये हमारा विजन है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब क्या करता होगा इसमें सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन सिस आउट अगर करके इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम एट द रेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू, क्योंकि इसका एड्रेस होता है और टू स्ट्रिंग मेथड जो है यहाँ पे ओवरराइड नहीं किया गया है, तो ये इनहेरिटली इसको बोल रहा होगा इसमें। टू स्ट्रिंग मेथड वाज सपोज टू रिटर्न द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रिंग क्लास टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको देखिए, मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको रन कर देते हैं। फाइन, तो अब जब इसको हम रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड क्लास नेम एट द रेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू। फुली क्वालिफाइड क्लास नेम मतलब पैकेज का नेम, उसके बाद क्लास का नेम। तो पैकेज का नेम है स्ट्रिंग प्रोग्राम्स डॉट क्लास का नेम स्टूडेंट, उसके बाद एट द रेट, और ये जो है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं किया गया है। इसकी ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होती है गाइस, इसको यही काम दिया गया है ओरिजिनली, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, हैश कोड मेथड को भी दिखा देता हूँ मैं।
अब ये इम्प्लिसिटली कॉल कर लेता है गाइस। अगर मैं इसी चीज़ को और फिर से दिखाना चाहूँ तो एक्सप्लिसिटली भी सेम चीज़ होती है। यस डॉट अगर टू स्ट्रिंग को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे तो सेम आउटपुट हमें देखने को मिलता है गाइस। इसमें दो टाइप्स ऑफ कॉलिंग होती है, एक होता है इम्प्लिसिट, मतलब खाली अगर मैं इतना ही लिखूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यस, तो ये इंटरनली इसी को कॉल करेगा टू स्ट्रिंग मेथड को। ये तो जावा की वर्किंग ही है, ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। फाइन, इसके बाद देखिए गाइस, अब हैश कोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक ब्रेकआउट लाइन डाल देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड गाइस, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके फाइन, सो नाउ आपको समझ में आएगा क्लियरली। अब इसके बाद क्या करता होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हैश कोड की बारी है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि यस डॉट हैश कोड, एस डॉट हैश कोड लिखूंगा तो इसको क्या करना चाहिए गाइस, एक रैंडम नंबर हमें देना चाहिए जो कि मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। तो आप देख सकते हैं एक रैंडम नंबर इसने हमें दे दिया, ठीक है, तो रैंडम नंबर जो कि मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे पॉइंट करता है। फाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो वाला नंबर आ चुका है। अब ये हैश कोड की इंटरनल वर्किंग हो गई। मेथड वाज सपोज टू रिटर्न अ यूनिक रैंडम नंबर, ठीक है, रैंडम नंबर भी ठीक है। इसको फिर से हम यहाँ पे एक ब्रेक डाल देते हैं, तो जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स। ओके फाइन, ओके गाइस, सो नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे, अब इक्वल्स मेथड की बारी है। तो इक्वल्स मेथड को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, लेट अस से दो और इसको ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम इक्वल्स मेथड को यूज़ कर पाएंगे। तो इक्वल्स मेथड, और इसको मैं बना देता हूँ yes1, ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बना दिया yes1, और इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मैं दे देता हूँ yes2। ये दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए गाइस हमने। और इसके बाद इक्वल्स मेथड का काम क्या होता है कि इन दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक करना है कि क्या सेम है। तो सेम तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है, सेम प्लेस पे नहीं हो सकते मेमोरी में, उनका एड्रेस ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन yes1 इज इक्वल टू yes2, अगर ऐसे लिखूँगा तो यहाँ पे क्या होता है इसकी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं रन करता हूँ और आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि इनका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्वियसली डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे स्टोर हो गएंगे। और इसको मैं एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकता हूँ, लाइक टू स्ट्रिंग मेथड को जैसे मैंने किया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन s1 डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे s2 पास करना है। अब ये भी सेम फंक्शनलिटी देगा गाइस और यहाँ पे फॉल्स दिखेगा, राइट। अगर मैं इसी को सेम यहाँ पे कर दूँ, s1 इज इक्वल टू s1 कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि सरप्राइजिंगली ट्रू आता है क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। अब s1 का मेमोरी एड्रेस क्या, s1 के मेमोरी एड्रेस के इक्वल होगा, जी हाँ बिल्कुल इक्वल होता है। अगर इसको भी s1 कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम हो रहा है, मतलब ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो एक जस्ट एन एग्जांपल गाइस। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जहाँ पे सब कुछ जो है हम ओवरराइड करेंगे। मतलब इनका जो ये क्या है गाइस, डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है इनकी, डिफ़ॉल्ट ऐसे है इनको। अब इनको हम तोड़ मरोड़ के ऐसा बना देंगे कि जो भी हमारा काम है, मतलब टू स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को रिटर्न करना होगा, हैश कोड मतलब आज की वैल्यू देनी है, और इक्वल्स मतलब उनका कंटेंट कंपेयर करना है। कुछ इस तरह से हमें इसको मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे उन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। ओके गाइस फाइन, तो अब यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, कंट्रोल N, और यहाँ पे क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया और यस। अब इसका नाम लेटर से डेमो दे देते हैं और इसमें सब कुछ मेन मेथड वगैरह बना बनाया आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया मेन मेथड हमारा। अब उसके बाद ठीक है, तो नया एक मैं क्लास बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग बना देता हूँ पहले। तो स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग लेटर से कैपिटल है, ठीक है। तो इसको मैंने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे बना दिया, फाइन। तो स्ट्रिंग हमने एक बना दिया है गाइस, ओके। तो स्ट्रिंग बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब यस को अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप अगर ओवरराइड नहीं किया होता स्ट्रिंग में तो यहाँ पे क्या आ जाता, फुली क्वालिफाइड क्लास नेम, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है।
सेम चीज़ है गाइस, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर उसको मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या आता था कि यहाँ पे फुली क्वालिफाइड क्लास नेम आता है। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग को बनाऊंगा तो यस, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड जो है इंटरनली कॉल होता है, जो कि इसी स्ट्रिंग जो भी हमने स्ट्रिंग पास किया था उसको यहाँ पे रिटर्न करता है। अब इसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकता हूँ मैं, यस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को पास करूंगा तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें ए मिलता है गाइस, गॉट इट। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ओवरराइड कैसे हुआ और ओवरराइड करने के बाद क्या होता है और उससे पहले क्या होता था, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग की बात हो गई। अब सेम वे हम हैश कोड के बारे में भी ऐसे ही जान लेते हैं। तो इसके चलते इसको एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल देता हूँ। अब इसके बाद आती है गाइस बारी हैश कोड की। तो हैश कोड को कैसे प्रिंट करेंगे, सेम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दैट इज सिस आउट और यस डॉट हैश कोड। एस डॉट हैश कोड को मैंने कॉल किया और यहाँ पे हैश कोड को क्या करना है गाइस, हैश कोड को इक्विवेलेंट आस्क की वैल्यू देना है। तो 65 आपको दे रहा है क्योंकि ए का वैल्यू 65 है। अगर मैं यहाँ पे बी दूंगा तो आपको 66 मिलेगा गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही आस्क की वैल्यू यहाँ पे दे देता है। अब इसको भी मैं एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस डॉट हैश कोड हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसके बाद ये जो कंपैरिजन का लॉजिक था उसको भी देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे दो और स्ट्रिंग बनाने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ S1 के नाम से, जिसमें कि कुछ और स्टोर कर देगा, ठीक है। तो लेट अस से ABC स्टोर करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद और एक स्ट्रिंग को बनाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस दे देते हैं S2, और इसमें भी ABC स्टोर करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स मैंने बना दिए। अब जब इक्वल्स मेथड को मैं कॉल करूँगा तो इसका काम होता है गाइस कि ये जो कंटेंट है इन दोनों को कंपेयर करना है। तो S1 इज इक्वल टू S2 अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे S2 लिखना है। S1 इज इक्वल टू S2 अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फॉल्स बोल रहा है, राइट। तो फॉल्स ये इनहेरेंटली इसलिए बोलता है गाइस क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे S1 इज इक्वल टू S2 चेक करूँगा तो ये मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। S1 में क्या होता है गाइस, ABC ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होता है, और S2 में क्या होता है, ABC का मेमोरी एड्रेस। तो ऑब्वियसली दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होता है। इन द सेंस इसको यहाँ पे मैं क्लैरिफाई फिर से करना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया गाइस, लेकिन अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, ये मेमोरी एड्रेस होता है और उसके बाद इस मेमोरी एड्रेस में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो दोनों को कंटेंट सेम है गाइस, ABC इसमें मैंने स्टोर किया था, ठीक है। तो ABC मैंने इसमें स्टोर किया और इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ABC ही स्टोर किया हुआ है, तो ABC। लेकिन ये जो मेमोरी एड्रेस होता है इसका अलग होता है और इसका एक अलग मेमोरी एड्रेस होता है, क्योंकि दो घर एक ही प्लॉट में तो नहीं रह सकते हैं। इन द सेंस एक सिटी एक प्लॉट है, उसमें दो घर है तो दोनों घर का यूनिक एड्रेस होगा। तो इसी तरह यहाँ पे इसका एड्रेस S1 रेफर कर रहा है और इसका एड्रेस S2 रेफर कर रहा है, मतलब कोई मेमोरी लोकेशन होगा डिफरेंट। तो अगर इसको चेक करूँगा तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते, तो इसी के लिए इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स आता है। अब यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है। अब देखिएगा सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो अब इक्वल्स मेथड को कॉल करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस आउट S1 डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट S2 को पास करता हूँ। अब क्या करेगा, जब इक्वल्स मेथड को कॉल करूँगा तो ये यहाँ पे इसको ओवरराइड किया गया है स्ट्रिंग मेथड में, तो इन दोनों कंटेंट को कंपेयर करेगा। कंटेंट को जब कंपेयर कर रहा है तो आप देख सकते हैं ट्रू दे रहा है क्योंकि इन दोनों का कंटेंट जो है सेम है। तो ये यहाँ भी ABC है और यहाँ पे भी ABC है। अगर मैं कंटेंट को चेंज करूँ, यहाँ पे एक D डाल दूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों का कंटेंट जो है ट्रू मतलब सेम नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। सो कुछ इस तरह से इंटरनल वर्किंग होती है गाइस टू स्ट्रिंग मेथड में। ये जो डिफरेंट मेथड्स को टू स्ट्रिंग क्लास में जो डिफरेंट मेथड्स को लिखा गया है, गॉट इट। तो that's it, and now let me just move ahead and try to show you few more things. ओके, तो यहाँ पे अब मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो उस पर कौन से
इनबिल्ट मेथड्स को हमें दिया गया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया क्लास बना लेता हूँ मैं फिर से, और उसके बाद लेट अस से इसको हम बोलेंगे मेथड्स डेमो। ठीक है, तो मेथड्स डेमो मतलब इसमें सभी मेथड्स को हम दिखाने वाले हैं। फाइन, तो यहाँ पे मेन मेथड सब कुछ आ चुका है। अब इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ गाइस मैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, और यहाँ पे इसको डायरेक्टली दे देता हूँ। ठीक है, तो एज ए लिटरल इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा, और इसको हम देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो इसको मैंने एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया है। अब एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो उस पर क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो पहला मेथड जो हम यूज़ करेंगे, लेट मी जस्ट शो यू यहाँ पे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होता है उसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं गाइस। कौन सा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसे लिखना है आपको, और रेफरेंस वैल्यू ऐसे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद लेंथ अगर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लेंथ है। तो बेसिकली इसका जो भी लेंथ होता है इंक्लूडिंग स्पेसेस उसको यहाँ पे दिखाई देता है गाइस। तो कंसोल को अगर ओपन करूँगा तो 17 दिखाई देता है। अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट कीजिए, SOFTWARE, उसके बाद स्पेस भी एक, स्पेस का भी एक लेंथ होता है, मतलब एक लेंथ कंसिडर करेगा, उसके बाद इंजीनियर। तो इन सभी को अगर मिलाएंगे तो 17 हमें मिल जाएगा गाइस। फाइन, तो एक चीज़ हो गई, लेंथ को फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या आता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड को लिखने से पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एक ब्रेक डाल देते हैं गाइस, जिससे हमें पता चलेगा। फाइन, तो नेक्स्ट मेथड में क्या होता है, अपर केस, मतलब एक स्ट्रिंग जो है मैंने लोअर केस में लिखा है, अगर इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इन अपर केस। तो इस वाले मेथड को यूज किया जाता है। फाइन, तो कैसे यूज किया जाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद यस डॉट, और यहाँ पे आपको अपर केस लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपर केस मेथड आ चुका है। तो जब आप एक्लिप्स में लिख रहे होंगे आपको सजेशंस मिलती रहेंगी गाइस। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि अपर केस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टू अपर केस मेथड को यूज़ किया हुआ है। फाइन, अगर अपर केस है तो सेम में लोअर केस भी होता है गाइस। तो अगर इसको मैं लोअर केस में ही रखना चाहूँगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको मैं लिखूँगा यस डॉट लोअर केस। तो यस डॉट टू लोअर केस मतलब इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, तो लोअर केस में कैसा लिखेगा गाइस, सेम थिंग, यहाँ पे जो भी यस था यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा था पहला यस, लेकिन वो भी यहाँ पे स्मॉल में आ रहा है, और ये जो ई था ये कैपिटल में था। इन सभी को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। फाइन, सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड। अब इन दोनों मेथड के बाद और भी बहुत सारे मेथड्स है गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को मैं डिस्कस करता हूँ। फाइन, तो उसके बाद और भी मेथड अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ओके, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ, मतलब क्या ये स्ट्रिंग SOFT से स्टार्ट हो रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर से स्टार्ट हो रहा है, या फिर यस से स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या ये SOFT से स्टार्ट हो रहा है? जी हाँ, इसका बिल्कुल स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है SOFT है। तो इसको अगर चेक करना चाहे तो इसमें भी मेथड्स दिए गए हैं गाइस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यस डॉट स्टार्ट्स विथ, यस डॉट स्टार्ट्स विथ मतलब क्या ये सॉफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ, यहाँ पे जो वर्ड है उसको पास कर देता हूँ सॉफ्ट। अब इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे बताइए क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस अपर और लोअर केस का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एस है और यहाँ पे स्मॉल एस है, तो ऑब्वियसली इसका फॉल्स आना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉल्स दिया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपर केस में लिखा गया था और यहाँ पे लोअर केस है। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे फिर से देखिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस एस को हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, क्या ये कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको हम रन करेंगे तो
आपका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट जो है कैपिटल में था और यहाँ पे भी यस कैपिटल, दोनों का मैच है गाइस। तो बेसिकली केस में भी अगर चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू फॉल्स हो जाता है। फाइन, तो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ आपने देख लिया। अब स्टार्टिंग विथ है तो ऑब्वियसली एंडिंग विथ भी एक मतलब क्या है, इसी मतलब कोई क्या वर्ड से एंड हो रहा है ऐसा एक मेथड होता है गाइस। ठीक है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस डॉट एंड्स विथ, यस डॉट एंड्स विथ अगर कहेंगे और यहाँ पे एंड किसका हो रहा है गाइस, ई आर से एंड हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ई आर अगर पास करूँगा तो ये ट्रू यहाँ पे देगा, तो इसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ट्रू देखने को मिल रहा है गाइस। इसको विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फाइन, ओके, तो यहाँ पे ई आर से एंड हो रहा है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रू। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेता हूँ और ई आर और वाई अगर यहाँ पे डालूँ जो कि नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे फॉल्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ई आर वाई से एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओके, तो ये 2-3 मेथड्स हो गए। अब इसके बाद आता है गाइस और एक मेथड दैट इज कॉल्ड एज कैरेट मेथड। कैरेट मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है इसको डिफाइन करता है गाइस। फाइन, तो कैसे डिफाइन करेगा, हमारा जो भी मतलब यहाँ पे इसको और एक बार लिख देता हूँ गाइस। हमारा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है हमारा स्ट्रिंग है। तो इसमें क्या है, ये जो 0th इंडेक्स पे एस है, वो पहले इंडेक्स पे ओ है, दूसरे इंडेक्स पे एफ है, तो इसी तरह कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं जानना चाहूँ कि चौथे इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ गाइस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इसको मैं कॉल करूँगा कैरेट से, यस डॉट कैर एट। तो यस डॉट कैरेट और इसको इंडेक्स पास करना होता है कि कौन से इंडेक्स पे आपको देखना है। पहले मैं 0th इंडेक्स पे ही आपको दिखाता हूँ कि क्या है। अब 0th इंडेक्स पे अगर मैं चेक करूँगा तो गाइस आपको यस दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एस है, राइट। अगर इसी को चेंज करके मैं 1 कर दूंगा, इन द सेंस इसको चेंज करके यहाँ पे 1 करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे आउटपुट स्मॉल ओ आना चाहिए, और आप देख सकते हैं स्मॉल ओ आ रहा है। ठीक है, तो अगर रैंडमली मैं 5 दूंगा तो पता नहीं कौन सा आएगा, लेकिन यहाँ पे ए है, तो 5 मतलब ए है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कैर एट मेथड को जो है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, सो ये हो गई बात कैर एट मेथड के बारे में। अब इसके बाद लेट मी जस्ट शो यू सम अदर मेथड्स। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको मैं और एक बार यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे लेटर से दूसरे कैरेक्टर पे देख रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे। फाइन, सो उसके बाद दूसरा मेथड हमारा जो भी है उसको इंडेक्स बोलेंगे गाइस, इंडेक्स ऑफ मेथड। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इसको क्या किया, हमने इंडेक्स दिया तो इसने हमें कैरेक्टर को दे दिया। अब हम कैरेक्टर देंगे तो ये फिर से हमें बता सकता है कि इसका इंडेक्स क्या है। इसका अपोजिट है कैर एट और इसका अपोजिट होगा इंडेक्स एट। मतलब मैं क्या कहूँगा कि ये जो W है इसका इंडेक्स मुझे चाहिए, या फिर ये जो O है इसका इंडेक्स चाहिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे जान सकता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और मैं यहाँ पे कॉल करूँगा यस डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो यस डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल करूँगा और यहाँ पे मुझे एक कैरेक्टर को पास करना है। तो कैरेक्टर मतलब पहले मैं कैपिटल एस को पास करूँगा। अब इसका इंडेक्स क्या है गाइस, 1 सेकेंड, अब इसको मैं डबल कोट में लिखना है और यहाँ पे मैं कैरेक्टर को पास कर रहा हूँ। तो यस का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो आउटपुट में मुझे 0 मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 मिल रहा है। इन द सेम वे अगर मैं कुछ और यहाँ पे जो इंडेक्स है उसका देखना चाहूँ, अब यहाँ पे और भी कन्फ्यूजन्स आपको रहेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, अब देखिए यहाँ पे ए है, उसके बाद कौन सा इंडेक्स आ रहा है, एफ आ रहा है। तो एफ को अगर मैं चेक करना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ का इंडेक्स 2 आ रहा है। अब चीज़ आती है गाइस, यहाँ पे देखिए ई कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ई दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ई तो 3 बार है, किसका इंडेक्स देगा ये। तो इसका आंसर मैं अभी आपको डेमो के साथ दिखाता हूँ गाइस। ई का आंसर 7 दे रहा है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो ई है इसका इंडेक्स नहीं देता है, मतलब जो फर्स्ट ऑकरेंस होता है उसका आउटपुट देता है गाइस।
तो ई पहली बार कौन से इंडेक्स पे था, ई पहली बार 7th इंडेक्स पे था, तो इसके चलते आउटपुट 7 आता है। तो इंडेक्स ऑफ मेथड विल बी रिटर्निंग द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एनी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप पास कर रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट ही या फिर फर्स्ट ऑकरेंस ये जो है रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडेक्स ऑफ मेथड के बारे में। अब इसके बाद और भी मेथड्स है गाइस। ठीक है, तो इन सभी ये जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं इनको मिस नहीं करना है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर रहे हैं आपको तो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। उसके बाद आता है कंटेंट्स मेथड गाइस। कंटेंट्स मेथड का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर एक सेगमेंट को हम पास करेंगे, क्या वो गिवन स्ट्रिंग में है या फिर नहीं, इसको चेक करता है। तो डेमो आप देख सकते हैं, system.out.println और yes.contains। ठीक है, तो yes.contains यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मुझे इसको पास करना होगा। तो सॉफ्टवेयर में WARE अगर पास करूँगा तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट है, तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा है क्योंकि WARE जो प्रेजेंट है। अगर इसी चीज़ को मैं फिर से करूँ और यहाँ पे लिखूँ कि लाइक WARE, W को स्मॉल से मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर दूंगा, तब आपको देखने को मिलेगा ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्मॉल WARE है और यहाँ पे मैंने कैपिटल W लिख दिया है, तो ये मैच नहीं होता। तो दिस इज अबाउट कंटेंट्स मेथड। ठीक है, तो उसके बाद और एक मेथड, लास्ट मेथड है गाइस, जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके फाइन। तो लास्ट मेथड कौन सा है? लास्ट मेथड जो है मतलब इक्वल्स मेथड, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी और एक बार अभी फ्लो में दिखाई देता हूँ। स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोलता हूँ जावा, जो कि हम सीख रहे हैं। उसके बाद स्ट्रिंग लेटस से बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दूंगा फिर से जावा। ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग। उसके बाद तीसरा स्ट्रिंग लेटस से सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे कैपिटल में जावा लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रिंग्स हमने डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल्स मेथड को कॉल करते हैं। system.out.println और a.equals मेथड, और यहाँ पे b को पास करेंगे तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली हमें ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि सेम चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे a इक्वल्स, अगर c की बात करेंगे तो इसका हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू और इसका आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो उसके बाद अब थर्ड मेथड में system.out.println sysout, अब a इक्वल्स, ठीक है, तो a इक्वल्स और यहाँ पे इग्नोर केस करके एक मेथड है गाइस, और यहाँ पे c दे दूंगा। अब ऊपर के यहाँ पे इसका फॉल्स आया था, लेकिन यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इग्नोर केस मतलब उनका केस जो है ये इग्नोर कर देगा। तो आउटपुट आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, उसके बाद फॉल्स और ट्रू। a इक्वल्स बी मतलब जावा और जावा सेम है, यस ट्रू। उसके बाद a इक्वल सी, कैपिटल जावा और स्मॉल जावा सेम नहीं है तो फॉल्स मिल रहा है। लेकिन अगर उसको फिर भी मैं कंपेयर करना चाहूँगा तो a इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब ये जो कैपिटल है इसको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, या फिर ये जो स्मॉल है इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये जो a है ये c का इग्नोर कर रहा है गाइस। a इक्वल्स इग्नोर केस और यहाँ पे c को ये स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद a के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी ब्रेसेस पे पास करेंगे उसका केस इग्नोर किया जाता है। फाइन, सो दिस आर द डिफरेंट ऑपरेशन जो कि हम यूज करते हैं गाइस, जो भी एक स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर। फाइन, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट मेथड्स जो कि हम स्ट्रिंग पर यूज करेंगे। अब इसके साथ ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब इसको अब कट कर देता हूँ गाइस, और यस इन सभी चीज़ों को कट कर देता हूँ। इसके बाद आता है गाइस टॉपिक जिसका नाम है वाई द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर। तो इसको हम जान लेते हैं पहले। तो इसके लिए मैंने डायग्राम से बना के रखे हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस। How is string immutable in nature, और explain string immutability ने concept in Java, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर इज whenever we reinitialize a string object rather than modifying the existing object, a new object will be getting created। तो बेसिकली
जब भी हम एक स्ट्रिंग को रीइनिशियलाइज करते हैं गाइस, मतलब एक पहले एक स्ट्रिंग में मैंने जावा स्टोर किया था, उसको मैं स्टोर करने से दूसरे स्ट्रिंग में द सेम रेफरेंस में अगर एसक्यूएल स्टोर कर रहा हूँ तो वहाँ पे रेफरेंस को चेंज किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट को फिर से क्रिएट किया जाएगा। तो डायग्राम की मदद से आप समझेंगे, जस्ट डेफिनेशन को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डेफिनेशन। तो whenever we reinitialize a string object rather than modifying the existing object, a new object is created. A reference variable pointing to the old object gets dereferenced and starts pointing to the newly created object. तो यहाँ पे जो भी रेफरेंस वेरिएबल होता है वो पहले किसी और ऑब्जेक्ट को, किसी और स्ट्रिंग को यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब हम डी रेफरेंस कर देंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज हाउ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर। अब इसको इस डायग्राम की मदद से समझिएगा। इस डेफिनेशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए। सो द म्यूटेबल वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग बफर। अब इसी में मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर जो है इसको म्यूटेबल कहते हैं, क्योंकि इसको चेंज किया जा सकता है। एंड स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये भी उसी में आता है, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। फाइन। अब इम्यूटेबिलिटी को यहाँ पे समझिए। एक पहला स्ट्रिंग में डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग s इक्वल टू पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया है, तो ये लिटरल एज ए लिटरल में डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग s इक्वल टू SQL, मतलब पहले मैंने इसको पाइथन, अगर ऐसे लिखूंगा तो पहले क्या हो जाएगा कि पाइथन जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, ठीक है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा, जिसमें कंटेंट होगा पाइथन, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं दूसरे लाइन को लिखता हूँ जहाँ पे स्ट्रिंग s इक्वल टू SQL लिखूंगा। तो पहले ये पाइथन को पॉइंट कर रहा था, अब यही सेम रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है कि ये जो SQL ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस जो है इसका मेमोरी एड्रेस होता है, इसको ये स्टोर करेगा। तो पहले इसमें पाइथन का मेमोरी एड्रेस था, अब इसमें SQL का मेमोरी एड्रेस है। अब अगर इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा पाइथन को, तो इसका मेमोरी एड्रेस तो जा चुका है, क्योंकि इसने जो है मेमोरी एड्रेस अभी SQL का ले लिया है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि जब भी स्ट्रिंग, हम खाली स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, तो अगर पाइथन को एक बार लिख दिया तो इसको मैं स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो नए मेमोरी लोकेशन को रेफर करना स्टार्ट कर देगा। अब तीसरे लाइन में क्या करूँगा, स्ट्रिंग s इक्वल टू जावा लिख दूंगा, तो एक जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उसका जो रेफरेंस है उसको इसी सेम रेफरेंस वेरिएबल में लिख देगा। तो यहाँ पे इन सभी, ये जो रेफरेंस था इसको इसने काट दिया, इस रेफरेंस को काट दिया। अब फाइनली इसमें कौन सा रेफरेंस रहेगा, जावा का रेफरेंस रहता है। तो इसी के लिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर। अब आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर कैसे है। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर एक ही चीज़ करते हैं गाइस। पाइथन आपने लिखा, स्ट्रिंग s इक्वल टू पाइथन लिखा, अब स्ट्रिंग s इक्वल टू SQL लिखेंगे तो ये पाइथन को यहाँ से हटा देगा और सेम जगह पे यहाँ पे SQL को डाल देगा। स्ट्रिंग s इक्वल टू जावा डालेंगे तो यहाँ पे SQL को ये हटा देगा और सेम मेमोरी लोकेशन में जावा को डाल देगा। तो इसी के चलते हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका एड्रेस जो है वो रेफरेंस वेरिएबल में रहता है, राइट। सो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन नेचर एंड स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स आर म्यूटेबल इन नेचर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। तो उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में डिफरेंस भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और उससे पहले मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा गाइस, जो कि इसको मतलब दिखाता है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की वर्किंग को। तो उसको हम पहले देख लेते हैं, फाइन। और एट द एंड में आपको एग्जांपल्स का जो भी डिफरेंस था उसको भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से नया क्लास, और इसको डेमो ऑलरेडी है तो डेमो 1 क्रिएट कर लेते हैं हम, और इसमें सब कुछ रहेगा, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और मेन मेथड ईच एंड एवरीथिंग, फाइन। तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड आ चुका है और इसको मैं यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करूँगा गाइस। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, लेट अस से स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे गाइस, हम एज अ लिटरल नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें जावा पास करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जावा हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यस जो है कैपिटल है, क्योंकि ये क्लास का नेम है, ठीक है।
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर S1 करूँगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जावा देखने को मिलेगा आउटपुट में, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, हमने देख लिया ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे जावा जे कहाँ गया, 1 सेकेंड गाइस, जे यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो जावा हमने डिफाइन किया। अब उसके बाद कॉन्कैटिनेट अगर करना चाहूँगा तो मैं, तो बेसिकली कॉन्कैटिनेट एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि दो स्ट्रिंग को जोड़ता है गाइस। तो कैसे जोड़ेगा, S1 डॉट कॉन्कैट और यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग जो भी आप कॉन्कैट करना चाहते हैं उसको पास करना है। तो यहाँ पे लेटेस्ट से प्रोग्राम लिखता हूँ, मतलब प्रोग्राम से मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे S1 को प्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट में जावा प्रोग्राम, 1 सेकेंड गाइस, तो यहाँ पे मुझे जावा प्रोग्राम मिलना चाहिए था, लेकिन ओके 1 सेक। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया है। अभी सिस आउट स्टेटमेंट बेसिकली भूल गया था मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको मैंने कॉन्कैटिनेट करना है और इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे आ रहा होगा, तो इस रिजल्ट को मुझे प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो इसके चलते अभी जावा प्रोग्राम जो है यहाँ पे आ चुका है। अगर स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दीजिए और यहाँ पे भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो ठीक बात, ऑल राइट। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन ऐसा यूज होता है। अब इसके बाद सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ अपेंड ऑपरेशन की मदद से भी। तो उसको कैसे किया जाता है, जस्ट आप यहाँ पे दूसरा मेथड देख लीजिए। फाइन, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के हवाले से मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रिंग बफर के साथ। ठीक है, तो स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग बफर। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर और S3 इज इक्वल टू, या फिर ओके S3 रहने देते हैं, न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसमें एक स्ट्रिंग को पास करेंगे, लेट अस से हाई। फाइन, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बफर को क्रिएट किया है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग बफर S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ऑलराइट, तो इसमें मैंने एक हाई को पास किया है। अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो यहाँ पे S3 को अगर हम पास करेंगे तो आपको आउटपुट में यहाँ पे हाई मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें हाई मिल रहा है। ओके, तो इसके बाद एक अपेंड ऑपरेशन आता है गाइस, S3 डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपेंड, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ भी हम अपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कैरेक्टर को अपेंड करूँगा और कैरेक्टर यहाँ पे मुझे पास करना होगा। तो कैरेक्टर हाई ए यहाँ पे पास करता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैं पास करूँगा तो ये अपेंड हो जाएगा। फाइन, तो इसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये जो भी मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ तो इसको मैं इसी में डाल देता हूँ। तो कंट्रोल V, मतलब डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपेंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाई ए। तो यहाँ पे ABV कुछ ऐसे, मतलब रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ। तो हाई नहीं तो WORLD वोल्ट दे देता हूँ गाइस, और यहाँ पे एक स्पेस भी हम देंगे। फाइन, तो स्पेस अगर देंगे तो यहाँ पे अपने देखने को मिलेगा हाई वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन डू। और उसके बाद अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S3 अगर मैं खाली यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो आपको यहाँ पे देखिए S3 जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइन, तो S3 को ये चेंज कर देता है। अगर सेम चीज़ गाइस मैं यहाँ पे देखिए कॉन्कैटिनेट करूँगा, अगर मैं फिर से S1 को प्रिंट करूँगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो कॉन्कैटिनेशन है सिर्फ ऊपर के लाइन में होता है। मतलब देखिए कितना डिफरेंस होता है गाइस। इसी को म्यूटेबल और इम्यूटेबल नेचर यहाँ से ही देख सकते हैं। मैंने क्या किया, S1 में जावा को स्टोर किया, उसके बाद इसके साथ प्रोग्राम को कॉन्कैटिनेट किया, लेकिन जो भी मैंने कॉन्कैटिनेशन किया था सिर्फ ये इसी लाइन को सीमित है। मतलब इसमें अगर मैं प्रिंट करूँगा तभी ये प्रोग्राम आएगा। अगर फिर से S1 को मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रिंग बफर है, फिर बिल्डर नहीं है, तो सिर्फ खाली स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग बफर है, मतलब सेम चीज़ को मॉडिफाई करता है। तो ये जो है नए चीज़ को बना देता है। S1 डॉट कॉन्कैटिनेट
प्रोग्राम लिखूंगा तो जावा प्रोग्राम नाम से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देगा जिसमें जावा प्रोग्राम को स्टोर करेगा और उसको प्रिंट करेगा। लेकिन जब मैं फिर से S1 को पॉइंट करूंगा तो सिर्फ जावा वाले ऑब्जेक्ट जो था उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जो कि मैंने पिछले यहाँ पे दिखाया था आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है गाइस। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर आता हूँ मैं तो स्ट्रिंग बफर में, अब हाई इसमें मैंने स्टोर किया था, इसको मैंने अपेंड किया वर्ल्ड से, तो सेम ऑब्जेक्ट था जो उसी में हाई था, अब उसके साथ वर्ल्ड को जोड़कर उसी ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया है। तब इसके बाद मैं जब भी S3 को एक्सेस करूँगा तो हाई वर्ल्ड उसमें दोनों होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल नेचर एंड इम्यूटेबल नेचर। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, जो कि आगे मैं बताऊंगा बिल्डर के बारे में, वो म्यूटेबल है, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल गाइस। फाइन, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर को भी देख लेते हैं। अब सेम थिंग, जस्ट लाइन गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं। ओके, तो उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर को डिफाइन करेंगे। तो सेम थिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देते हैं S4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, हेलो पास करेंगे और इसको हमने क्लोज कर दिया। फाइन, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बना दिया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S4 अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे हेलो मिलेगा आउटपुट में। देयर इज नो सरप्राइज इन दिस वन। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे अगर अपेंड करूँगा मैं S4 डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं कैरेक्टर को अपेंड करूँगा, सेम यहाँ पे वर्ल्ड को अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। अब इसको जब हम सेव एंड रन करेंगे गाइज, ओके, उससे पहले इसको मुझे आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो sys out, और यहाँ पे मैं S4 को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा बेशक यहाँ पे। ठीक है, तो सेम थिंग गाइस, यहाँ पे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों का सेम ही वर्किंग होता है, सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड में डिफरेंस है। उसको हम जावा के जब भी फाइल हैंडलिंग और उसके बाद थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि स्ट्रिंग मतलब सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है। सो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फाइन, तो इतना होता है गाइस। और उसके बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि जो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज इट। एंड उसके बाद लास्ट एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि एक स्ट्रिंग है तो उसको कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं इन द सेम स्ट्रिंग, और S5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम पास करेंगे कोई भी एक नाम पास कर सकते हैं। तो दत्ता यहाँ पे मैं पास करूँगा, और यहाँ पे नेम है गाइस। तो अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S5, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो आपको ये जो दत्ता नाम है इसको देखने को मिल रहा होगा। फाइन, सो उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा S5 इक्वल टू S5 डॉट कॉन्कैट। तो S5 डॉट कॉन्कैट, और यहाँ पे कॉन्कैट करूँगा इसको हेलो से। तो ठीक है, तो हेलो दत्ता हेलो, ठीक है, तो 1 सेकेंड यहाँ पे लिखना है। फाइन, अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इस पहले। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और S5 को मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि दत्ता हेलो यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब अपेंड जो है ऑपरेशन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के साथ यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन जो है ऐसे यूज़ करना पड़ता है। मतलब मेमोरी एड्रेस को आप पहले स्पेसिफाई करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मतलब चीज़ यहाँ पे स्टोर हुई है उसके साथ हेलो को ऑब्जेक्ट हेलो जो है इसको आपको कॉन्कैटिनेट करना है। अब ऐसे स्पेसिफिकली आप लिखेंगे तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन किया जा सकता है गाइस। तो यहाँ पे पहला ये मेथड था, ये स्ट्रिंग पे है, और ये लास्ट वाला मेथड भी स्ट्रिंग पे है, लेकिन ये जो है स्ट्रिंग बफर है और ये जो है स्ट्रिंग बिल्डर है। तो इन सभी के बारे में आई होप आपको ब्रीफ आइडिया मिल चुका होगा। फाइन, तो उसके बाद अब जल्दी से हम डिफरेंस देख लेते हैं गाइस, उसके बाद हम इस सेशन को अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे। फाइन,
तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, जैसे कि आपको पता है प्री डिफाइंड फाइनल क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज, सेम ये भी प्री डिफाइंड फाइनल क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज, और यहाँ पे भी सेम है गाइस, प्री डिफाइंड फाइनल क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज। अब स्ट्रिंग को JDK 1.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्ट्रिंग बफर को भी JDK 1.0 में, और स्ट्रिंग बिल्डर को JDK 1.5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब स्ट्रिंग को हम इम्यूटेबल बोलते हैं क्योंकि एक स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को हम म्यूटेबल बोलेंगे क्योंकि सेम स्ट्रिंग को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉट थ्रेड सेफ, दैट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब थ्रेड सेफ और नॉन थ्रेड सेफ जस्ट आप ध्यान में रखिए, लेकिन जब हम फाइल हैंडलिंग और थ्रेड्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है। और स्ट्रिंग बफर जो है थ्रेड सेफ है, यानी कि ये सिंक्रोनाइज्ड है, और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर भी नॉट थ्रेड सेफ, दैट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड विथ और विदाउट न्यू ऑपरेटर। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को हम दो टाइप में क्रिएट कर सकते हैं, विथ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, विथ न्यू कीवर्ड और विदाउट न्यू कीवर्ड, मतलब एज ए लिटरल और विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। यहाँ पे भी स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो बेसिकली न्यू ऑपरेटर को यूज करना अनिवार्य होता है। और स्ट्रिंग में कौन से मेथड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि हमने बोला था ओवरराइड किया गया था टू स्ट्रिंग मेथड को, हैश कोड मेथड को और इक्वल्स मेथड को, इन तीनों को ओवरराइड किया गया है। लेकिन स्ट्रिंग बफर में जो है सिर्फ टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे ओवरराइड किया गया है, और स्ट्रिंग बिल्डर में भी टू स्ट्रिंग मेथड को ही ओवरराइड किया गया है। अब प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन। दो स्ट्रिंग्स को अगर कॉन्कैटिनेट नॉर्मली अगर करना चाहेंगे तो प्लस ऑपरेटर की यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में, लेकिन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में हम प्लस ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंस गाइस। सो दीज आर द डिफरेंसेस इन स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड जस्ट अ स्ट्रिंग गाइस। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग पे, और यहाँ तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि कैसे होगा, और उसके बाद क्या कुछ होता है, एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस क्या होगा, कैसे हैंडल किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, एंड दिस इज द आवर फॉर, एक आवर हो चुका है, तो दैट इज़ इनफ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 30th पार्ट होगा, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ऐसे ही एडवांस्ड सीरीज तक, मतलब स्प्रिंग बूट तक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं गाइस। बिल्कुल इस प्लेलिस्ट में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।